अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एनिम रिएक्शन। तो आज हम एक वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं जिसका टाइटल है राइज एंड फॉल विजय मल्ल्या। तो वीडियो का ये जो लास्ट वाला पार्ट है मुझसे बोलने में भी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। चलो आप टिक कर लेना आप किस लिए हो। और बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। और वीडियो का ओरिजिनल लिंक और चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो बिना टाइम ज़ाय किए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। विजय माल्या, एक विजय प्ले बॉय माल्या। बिलियनियर जिसने कभी अपनी रईसी को दुनिया से नहीं छिपाया, ओह, आज खुद भारत की सरकार और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से छुपकर विदेश में जा बसा है। एक समय था जब विजय माल्या को लोग भारत का डोनाल्ड ट्रंप कहा करते थे, ओह। लेकिन आज यहाँ का हर आदमी उसे एक चोर, ठग और लुटेरे के रूप में जानता है। लेकिन आखिर विजय माल्या की हालत कैसे हुई, कौन इसके लिए जिम्मेदार था, और आखिर जिस ठगी की बात लोग इतना करते हैं वो हुई कैसे? आखिर किसके हजारों करोड़ रुपए लेके भागा है विजय माल्या, और क्या उसे कभी भारत वापस लाया जा सकेगा? जानेंगे आज हम इस वीडियो जो में। भागता है बने वो रहिएगा वापस वीडियो के अंत कभी तक। नहीं आता। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ही मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं विजय माल्या के एम्पायर की। उन्हें अपना अल्कोहल का बिजनेस अपने पिता विट्ठल माल्या से विरासत में मिला। विट्ठल माल्या की 59 साल की उम्र में अचानक से मौत हो गई। अचानक 25 से। साल की विजय माल्या के साथ में यूनाइटेड ब्रूअरीज की कमान आ गई। ये वो टाइम था जब इंडिया में शराब को बुरा माना जाता था, इसलिए ज्यादातर शराब के काम से जुड़े बिजनेसमैन लो प्रोफाइल ही रखते थे। लेकिन विजय माल्या इसमें एक अपवाद की तरह आए। उन्होंने महंगी महंगी पार्टीज, कैलेंडर्स और अपने खर्चीले लाइफस्टाइल से मीडिया में सुर्खियां बटोरनी शुरू की। विजय माल्या ने जब बिजनेस संभाला था तब उनकी कंपनी 25 लाख केसेस एक साल में बेचती थी। 2001 तक ये नंबर 2.6 करोड़ हो गया था। 1995 में इसके संकेत दिखने लगे थे जब उनका यूनाइटेड ब्रूअरीज का प्रोडक्शन दुनिया में 10वें नंबर पर था। 2002 तक विजय माल्या की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई और वो राज्यसभा के मेंबर बन गए। इस समय उनकी कई पॉलिटिकल पार्टीज में अच्छे कनेक्शंस बने जिन्हें उन्होंने अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए इस्तेमाल किया। विजय माल्या दिमाग। की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उन्होंने आरसीबी जैसी क्रिकेट टीम के साथ साथ भारत की पहली और इकलौती फार्मूला 1 टीम भी खरीदी। सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था कि विजय माल्या ने एक एयरलाइन भी खोल ली जिसका नाम उन्होंने किंगफिशर एयरलाइन रखा। कुछ लोग तो उस वक्त ये भी कहते थे कि माल्या ने ये एयरलाइन सिर्फ इसलिए खोली है ताकि वो अपनी बियर को प्रमोट कर सके। लेकिन यहीं से विजय माल्या का डाउनफॉल भी शुरू होता है। एयरलाइन बिजनेस बहुत ज्यादा पैसा मांगती है और अगर आप एक नए प्लेयर हैं तो पानी की तरह आपको यहाँ पैसा बहाना पड़ता है। फिर चाहे वो फ्यूल से लेकर लाइसेंसेस या परमिशन एक्वायर करने में आने वाले ऑफिशियल्स और अनऑफिशियल खर्चे हों। विजय माल्या ने शुरुआत में बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा और किंगफिशर के सभी प्लेन से क्लासेस हटा दी। साथ ही उनकी सभी सीट्स एक आम एयरलाइंस की इकोनॉमी क्लास की तरह ही थी। शुरुआत में तो सचमुच यही लग रहा था कि माल्या एयरलाइन बिजनेस में नहीं आना चाहते, उन्होंने बस अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए सब किया। लेकिन जैसे जैसे किंगफिशर एयरलाइंस ने थोड़ी सी सक्सेस देखनी शुरू की, माल्या का प्लान शायद बदल गया। उन्होंने एयरबस नाम की कंपनी को बड़े और लग्जरियस एयरप्लेन्स के ऑर्डर दे दिया। इसके बाद किंगफिशर के ये प्रीमियम एयरप्लेन्स भी चलने लगे जिनमें कस्टमर्स को मील के नाम पर स्टीक्स जैसे लग्जरियस आइटम सर्व की जाती थी। इन एयरप्लेन्स में एयर होस्टेस भी सिर्फ मॉडल्स ही होती थी जिनके अंदर एक सेक्सुअल अपील हो। विजय माल्या ने लस्ट, लग्जरी और एरोप्लेन के साथ में मिक्स करके कमाल का कॉकटेल किंगफिशर एयरलाइन के रूप में खड़ा कर दिया था। लेकिन इन सब की एक कीमत थी जो कस्टमर्स की जगह विजय को ही चुकानी थी। एयरलाइन लगातार घाटे में चल रही थी। इसके साथ साथ उन्होंने 2 साल बाद एयर डेक्कन को भी खरीद लिया जिसके साथ उन्होंने एयर डेक्कन के सभी एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग लाइसेंसेस और एयर रूट परमिशंस तो मिली, लेकिन साथ ही एयर डेक्कन पर चढ़ा हुआ कर्जा भी अब किंगफिशर के सर पर आ गया। किंगफिशर के साथ एक दूसरी कमी ये थी कि विजय माल्या एक ही वक्त में 2 बिल्कुल ही अलग तरह के बिजनेस संभाल रहे थे, एयरलाइन और किंगफिशर बियर। ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग थे और दोनों को ही अलग अलग लीडर्स की जरूरत थी। लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस को विजय माल्या ने खुद संभाला। साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल रूट से जाने की भी जल्दी की क्योंकि वहां पर पहले से ही लुफ्थांसा, एमिरेट्स और एतिहाद जैसे बड़े प्लेयर्स मौजूद थे जिनकी बराबरी करने में किंगफिशर को और ज्यादा खर्च करने की जरूरत थी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि विजय माल्या का एयरलाइन बिजनेस में आना उनके डाउनफॉल का कारण बना। इसे समझने मैंने के बस लिए पैसे थे 2005 में अपने बेटे सुना था क्या। सिद्धार्थ के 18वें जन्मदिन पर माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस को लॉन्च किया। 2007 में उन्होंने $135 मिलियन में
एयर डेक्कन का 26% शेयर खरीदा, साथ ही उनका कर्जा भी अपने सर किया। 2008 में उन्होंने बैंगलोर से लंदन तक एक प्लेन चलाकर अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस की भी शुरुआत कर दी। अब तक कंपनी ने एक भी पैसा प्रॉफिट का नहीं बनाया था और लॉस में चल रही थी, इसीलिए उन्होंने 2009 में लीज पर लिए हुए 19 एयरक्राफ्ट को खर्च बचाने के लिए वापस कर दिया। 2011 तक उनके ऊपर 1.7 बिलियन डॉलर्स का खर्च चढ़ चुका था और किंगफिशर डोमेस्टिक मार्केट में तीसरे से 5वें नंबर पर आ गई थी। इसी साल कई सारी तेल कंपनियों ने भी माल्या की एयरलाइंस को उधार पर तेल देने से इनकार कर दिया था, जिससे बिजनेस को एक बड़ा झटका लगा। दिसंबर 2011 में सरकार ने सूचना दी कि जो इनकम टैक्स किंगफिशर अपने एम्प्लॉयज की सैलरी से काट रहा है, 2 साल से उसने वो सरकार को जमा नहीं किया है। 2012 में स्टाफ को सैलरी ना मिलने के कारण किंगफिशर एयरलाइन का पूरा स्टाफ हड़ताल पर चला गया। स्टाफ का गुस्सा इस बात से भी फूटा कि एक तरफ उनकी सैलरी नहीं दी जा रही थी और दूसरी तरफ विजय माल्या के 60वें जन्मदिन की ग्रैंड तस्वीरें मीडिया में छप रही थी, जिसमें कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज को माल्या ने पैसे देकर बुलाया था। 2012 के ही साल में किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। नवंबर 2012 में ब्रिटिश स्पिरिट कंपनी डियाजियो स्पिरिट्स ने माल्या की यूनाइटेड स्पिरिट्स में 53.4% के शेयर खरीद लिया, जिससे माल्या को $2 बिलियन या कहे 14,000 करोड़ रुपए मिल गए थे। इस वक्त किंगफिशर एयरलाइंस का टोटल कर्ज 8,200 करोड़ है। अगर माल्या चाहते तो उस वक्त उस पैसे से वो लोन चुका सकते थे। जनवरी 2013 में किंगफिशर एयरलाइंस का फ्लाई परमिट भी कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि वो सस्पेंशन के बाद अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं करवा पाए थे। अगले महीने लेंडर्स ने माल्या से लोन वापस नहीं इस्तेमाल कर रहा था, अकल आ गई मेरे ख्याल में। SBI को 1600 करोड़, पीएनबी को 800 करोड़, IDBI बैंक को भी 800 करोड़ और बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा को भी 650 और 550 करोड़ रुपए देने थे। नवंबर 2015 में SBI ने विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस और यूनाइटेड ब्रूअरीज को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया। कहते हैं माल्या को अपने पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट से पहले ये खबर हो गई थी कि एजेंसीज उसे अरेस्ट कर सकती है, इसलिए माल्या ने मार्च 2016 में देश छोड़ दिया। उस वक्त उनकी एक तस्वीर पब्लिक में वायरल हुई, जिसमें वो 5 बैग्स के साथ एक अज्ञात लड़की के साथ एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। ये लड़की उनकी उस वक्त की गर्लफ्रेंड बताई जा रही थी। इसके बाद इन बैंक्स में एक डर का माहौल बैठ गया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गुहार लगाई। सरकार ने एक्शन लेते हुए लंदन की एक्स्ट्राडिक्शन कोर्ट से माल्या को भारत के हवाले करने के लिए कहा, जिसके बाद लंदन में माल्या पर मुकदमा चला। माल्या ने इन बैंक्स को कर्जा लौटाने का वादा तो किया, लेकिन सिर्फ वो कर्ज जो उन्होंने अपने नाम पर लिया है। उनकी कंपनी के नाम पर लिए गए कर्ज में वो कुछ भी नहीं देने वाले। कोर्ट ने भारत को जल्द से जल्द माल्या को भारत भेजे जाने के भी आदेश दिए थे, लेकिन माल्या ने इसके खिलाफ अपील की थी और तब से मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। आपको क्या लगता है कि माल्या को फरार हुए अब 6 साल हो गए? क्या ललित मोदी की तरह वो भी हमेशा के लिए लंदन में बसने वाले हैं, या ये सरकार उन्हें भारत लाने में कामयाब होगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मजे मजे मजे, यानी पैसा इतना था कि हर जगह ये चाह रहा था कि यार बस दुनिया पे नहीं है, बस इंडिया में तो मेरा ही राज हो, जो चीज़ें मैं ख़रीदूँ, ठीक है, बेशक वो घाटे में चले या जिस तरह भी चले, बस चलना चाहिए और मेरे नाम से ही चलना चाहिए। तो यार अच्छे भले कमा रहे थे, ठीक है, तुम्हारा राज था, एक एक ही कंपनी से इतना कमा रहे थे कि अगर चाहते तो अभी नहीं है, हर मुल्क में जहाँ पर शराब आम है तो वहाँ पर तुम्हारी एक कंपनी होती। तो ऐसा क्या करना था? मगर उस टाइम क्या कहते हैं, लालच आ जाता है कि यार बस इंडिया पे मेरा राज होना चाहिए, यार मुल्क में मेरा राज होना चाहिए, जहाज़ मेरे उड़ने चाहिए, ज़मीन पे ट्रेनें मेरी चलनी चाहिए, गाड़ी में बस पिए भी आदमी पानी तो मेरे नाम की पिए। बस ये सोच सोच के नहीं है, बेड़ा गर्क हो गया। और अब जाके जितने पैसे भी ये लेके गया, कब तक यूज़ करेगा? एक दिन तो आएगा ना कि ख़त्म हो जाएंगे, फिर क्या करेगा? फिर वही भीख मांगेगा या कोई और ऐसे जुगाड़ लगा के कुछ करेगा। तो भाई जितना भी आपके पास पैसे है तो सोच समझ के इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि यार बस आज आपको मौका है तो बस आज ही बस सब कुछ पैसे वहाँ लगा दो। भाई थोड़ा सा सब्र करोगे ना तो इससे अच्छे से अच्छे मौके आ जाते हैं कि बस लाइफ सेटल हो जाती है। अगर आपके एक चीज़ से पैसे बन रहे तो भाई रहने दो, दूसरे में जगह इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? जब एक जगह से इतने पैसे आ रहे हैं जिसमें आप लोग आपको जानते हैं कि यार ये है, इतनी अय्याशी से रह रहे हो, तो फिर तो यार कुछ
जो भी है लिमिट में रहना चाहिए, ना कि और लिमिट होने चाहिए। बाकी यार वीडियो काफ़ी मज़े की थी, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, यानी देख के कुछ सीखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का रिएक्शन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।